सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं प्रस्तुत हुआ नए वीडियो के साथ। आज के पाठ का नाम है वे आँखें, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। आज मैं इसका चौथा पाँचवा भाग लेकर आया हूं इस वे आँखें कविता का। इसके पहले मैंने 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं इस कविता के। आज मैं अगला भाग लेकर आया हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले आप लोगों को कई बार मैं बता चुका हूँ इसका संदर्भ और प्रसंग, किसमें कवि कहना क्या चाहता है। इस कविता में, वे आँखें कविता में, कवि ने किसान की मार्मिक दशा का चित्रण किया है। पूरे भारतीय किसान की मार्मिक दशा का वर्णन इसमें किया है। आगे की पंक्ति सबका स्वरवाचन कर लेते हैं, कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं, फिर इसका भावार्थ बताते हैं। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटते छाती। पिछले दुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो इस तरह यह कविता का स्वरवाचन था। पहली पंक्ति जो है, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि प्रतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इसके कुछ शब्दार्थ हैं, उसको देख लेते हैं। पतोह मतलब पुत्रवधू, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी के समान शुभ, प्रतिघातिन मतलब पति की हत्या कराने वाली, कोतवाल मतलब थानेदार। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने भारतीय किसानों की व्यथा का वर्णन किया है। एक अच्छे भले किसान को थोड़े से ऋण के बदले में महाजन की ने घर से बेघर कर दिया, उसके जवान लड़के को मरवा डाला, उसकी पत्नी और नन्ही बिटिया भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसी तरह कई तरह की यातनाएं मिल रही हैं, लेकिन उसका दुख कम नहीं हो रहा है। उसकी पुत्रवधू भी थी, दुर्भाग्यपूर्ण उसकी भी मृत्यु हो जाती है। कवि क्या कहता है, अब उसका अर्थ देख लेते हैं। घर में विधवा रही पतोहू, उस किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू शेष बची थी। ये अब कहते हैं शेष बची थी, लक्ष्मी थी मतलब लक्ष्मी शुभ मानी जाती थी। यद्यपि प्रतिघातिन, लेकिन वह पति को मरवा डालने वाली थी, अर्थात उसने अपने पति की हत्या करवा दी थी। अब क्या इसका अर्थात क्या कहने का तात्पर्य है, पति की हत्या का कारण समझा जाता था, मतलब कोतवाल ने सिर्फ अपनी पति की हत्या का कारण समझता था, पर अब वह इस घर की गृहलक्ष्मी के समान थी, लेकिन वह इस घर की गृहलक्ष्मी के समान थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में एक दिन मरी। उसके बाद क्या लिखता है कवि, उसे भी एक दिन कोतवाल ने बुलाकर अपनी वासना से भ्रष्ट कर दिया। कहने का मतलब, एक दिन उस कोतवाल ने जेल में बुलाया और अपनी वासना से उसको भ्रष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप वह लाज के मारे कुएं में कूद कर एक दिन मर जाती है। बेचारा किसान अपना सर्वस्व खोकर लुट कर अकेला रह जाता है। इस पंक्ति में दिया गया। आगे देखते हैं। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। इस पंक्ति में कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। पैर की जूती मतलब उपेक्षित या तिरस्कृत, जोरू मतलब पत्नी, शुद्ध मतलब याद, सांप लौटने मतलब जलन होती, फटती छाती का तात्पर्य है बहुत अधिक दुख। अब इसमें भी किसान की दुर्दशा का वर्णन किया गया है, उस पर किए गए अत्याचार का वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं इसमें लिखा क्या गया है। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पत्नी मरी तो मरी, उसका मरना उतना, किसान के बारे में कवि कहता है कि पत्नी मरी तो मरी, उसका मरना उतना कष्टकारी नहीं था, वह तो पैर की जूती के समान है, तुच्छ है, छोटी है। एक टूट जाती, जिस प्रकार पैर की जूती टूट जाने या फट जाने से दूसरी खरीद लाता है आदमी, उसी प्रकार एक पत्नी का मर जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं था, कर चाहता तो दूसरी शादी कर लेता। आगे लिखता है कभी, मनुष्य चाहे तो एक जूती के फटने के बाद दूसरी बदल ले, इसलिए वह किसान दूसरी पत्नी ला सकता था, परंतु उसे अपने अब क्या कहता है, पर जवान लड़की की सुध कर सांप लौटते फटते छाती। लेकिन कहता क्या है कि कभी, परंतु जब उसे अपने जवान लड़के की हत्या
हो जाने की याद आती है तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, अर्थात बहुत दुखी हो जाता है, उसका मन पीड़ित हो जाता है, वेदना के मारे उसकी छाती फटने लगती है। अतः जब अपने जवान पुत्र को ही नहीं बचा पाए तो दूसरी पत्नी लाने की कैसे हिम्मत करता है, या लाने की क्या जरूरत थी। उसकी दूसरी पत्नी लाने का साहस भी समाप्त हो गया। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़कर चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। स्मृति मतलब यादें, तुरंत मतलब शीघ्र, शून्य मतलब आकाश, चितवन मतलब दृष्टि। अब इसका अर्थ देख लेते हैं क्या दिया गया है इसमें कि भारतीय किसान के शोषित दुर्वस्था का मार्मिक चित्रण किया गया है। किसान को कभी महाजनों ने, कभी सरकारी अफसरों ने तो कभी दुर्भाग्य ने लूटा। किसान यहाँ पर इस कविता में हर तरह लुटता ही दिखाई दे रहा है और अंत तक उसका दुख समाप्त नहीं होता। खैर, इसका अर्थ देख लेते हैं। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती का अर्थ क्या है। किसान जब अपने गत वैभव, बीते हुए वैभव और सुख को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसके मन में सुख और आनंद की अनुभूति होती है। उसकी आंखों में उस सुख और आनंद की जैसी अनुभूति होती है, उसकी आंखों में एक नई चमक पैदा हो जाती है। उसके अपने खेत, गाय, पुत्र, पत्नी, बिटिया, पुत्र वधू आदि उसकी आंखों में नाचने लगते हैं, सुख की कल्पना करने लगता है। किंतु तुरंत शून्य में गड़कर वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन किंतु कहता है, जब उसकी कल्पना धीरे धीरे गहरे चिंतन से उतरती है, अर्थात कल्पना से बाहर आता है, तो उसकी नज़रें कहीं शून्य में गड़ी की गड़ी रह जाती हैं, रुक जाती हैं। उसे एक एक करके सबके नष्ट होने, सबके चले जाने का दुख होने लगता है। तब वह स्मृतियाँ उसके लिए दुखदायी हो जाती हैं, अत्यंत दुख होने लगता है। तीखी नोक सदृश का तात्पर्य क्या इसमें कवि ने बताना चाहा है कि अपने सुख, देखिए इसका मतलब है कि अपने सुख भरे अतीत को याद करते करते किसान किसी गहरे शून्य में खो जाता है। तब उसके मन में गहरा क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। वह आज की महाजनी शोषण सभ्यता के विरुद्ध तीखे आक्रोश से भर उठता है। इसलिए उसकी दृष्टि नोक के समान तीखी हो जाती है और वह सब कुछ उलट पलट कर देना चाहता है। तो ये इस तीखी नोक सदृश का तात्पर्य था। आगे हम आज के लिए इतना ही बच्चों, यदि समझ में ना आए तो पूछिएगा। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।